सिकल सेल जो बीमारी है, उसमें जो खून की कमी होती है, वो पैदाइशी बीमारी है, जो कि माता-पिता से अपने संतान को मिलती है। इसमें हीमोग्लोबिन एस ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन ए की बजाय, और उसके फलस्वरूप जो हीमोग्लोबिन एस होता है, उसके कारण आरबीसी का जो आकार है, वो सिकल हँसिया टाइप हो जाता है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। ये बीमारी किसी को किसी से फैलती नहीं है। ये कोई ऐसा ब्लड डिसऑर्डर नहीं है कि किसी के साथ में रहने से, खाना खाने से किसी को फैल जाए। इसके जो मुख्य लक्षण है सिकल सेल एनीमिया के, ये बेसिकली हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, थकान, घबराहट, चक्कर, खून की कमी होना, बार बार पीलिया होना, कई बार यूरिन में ब्लड का आना, ये मुख्य लक्षण है सिकल सेल एनीमिया के। आपको क्या क्या दिक्कतें होती है? पीलिया हो जाता है, ज्यादा बुखार आने से 2 दिन बुखार आ जाए तो पीलिया हो जाता है। हाथ पाई दर्द करता है और गर्मी ज्यादा लगती है और चालाय पानी है, दूर से नहीं जाता है, ज्यादा काम वजन नहीं उठता। ये आंखें जलन करती है और हाथ पैर बिच्छू का आटा जैसे चढ़ता है मौसम के द्वारा, और घबराहट होती है शरीर में। मेरा पूरा परिवार ही सिकल सेल पॉजिटिव है, तो मेरा भाई हमेशा बीमार ही रहता है, हर महीने उसको ब्लड चढ़ता है। अभी भाई को टीबी की बीमारी हो गई थी, ऐसी बड़ी बड़ी हर कोई दूसरी बीमारियां भी होने लग जाती है। हाथ पैर दुखते हैं सब, और पेट में भी दुखता है, और घर में भी परेशानी है, पत्नी को परेशानी है, पिताजी को परेशानी है, बीमार पड़े हैं वो। घर में का अगर मैं बीमार पड़ गया तो परिवार को दिक्कत आ जाती है। मेरे अलावा कोई काम नहीं कर सकते। 2 साल पहले पीलिया हुआ था, उसके बाद से चक्कर आ गई थी अस्पताल में, तो वहीं गिर गई थी, तो वहाँ से याद नहीं आता है, सिर दर्द करने लगता है, ये सही याद करते थे। कहाँ से आई है बीमारी, कैसे हुआ है, ये तो कहना संभव नहीं है, पर ये जरूर है कि पूर्वजों में, आदिवासियों में भी बहुत रही है और अन्य जगह पर भी रही है, तो पूरे विश्व में बीमारी पाई जाती है। ऐसा हम कहें कि हम केवल अपने देश में हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका में भी है और अन्य जगह पर भी है। सिकल सेल पे अभी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्य हुआ नहीं, तो सबसे पहले आवश्यकता तो डायग्नोसिस की, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो सिकल सेल से प्रभावित है। दूसरी बात, अगर वो कंप्लेन लेकर जाता है हॉस्पिटल या किसी भी डॉक्टर्स, मेडिकल, पैरामेडिकल, तो उनके दिमाग में भी ये बात नहीं है कि यह सिकल सेल से ही प्रभावित है। ये ऐसी डिजीज नहीं है कि आप इसको मतलब ट्रीटमेंट कर दिया आपने, डायग्नोसिस कर दिया तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसके लिए आपको सामाजिक लेवल पर कार्य करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं 4 साल पहले जब खरगोन आया, तो मैं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एक उद्देश्य लेके आया था, लेकिन जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आया तो मैंने देखा कुछ एक स्पेसिफिक जो लक्षण मैंने बताए, इसके पेशेंट बहुत सारे आने लगे। इसी बीच में मुझे सिनर्जी के कुछ लोगों से पहचान हुई और उस बारे में मैंने उन्हें बताया, तो फिर सिनर्जी और हम दोनों ने एक एडजॉइनिंग एक साथ में लिया और हम दोनों परस्पर साथ में काम करते हुए अब हम लंबे समय से लगभग 2-2.5 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। दर्पण सिनर्जी का एक इनिशिएटिव है और यह किशोर किशोरी और युवाओं पर केंद्रित एक प्रक्रिया है जो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव पर काम करती है। दर्पण कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य यह रहा है कि जब हम दर्पण को देखते हैं और बहुत ऊपरी तौर पर हम अपने शरीर को देखते हैं, मगर शरीर के अंदर और भी चीजें हैं, जिसमें सिकल सेल एनीमिया जैसी विकृतियां भी हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं, पावर भी है, मगर शायद हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। और ये यूथ के साथ, एडोलेसेंट के साथ एक बड़ी एक तरीके से प्रॉब्लम है या फेज है, और वो फेज शायद हर यूथ के यूथहुड में आता है, एडोलेसेंट हुड में आता है। और दर्पण प्रोग्राम इन्हीं प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ
राइट को इंश्योर करने के लिए बनाया गया था। दर्पण का एक हमारा पूरा मॉड्यूल बना हुआ है, इस पर अलग अलग सत्र है, जैसे जेंडर पे है, हम SRHR पे बात करते हैं, अर्ली मैरिज, चाइल्ड मैरिज, इन पर बात करते हैं। हम संविधान के ऊपर बहुत काम करते हैं कि ताकि जो भी युवा साथी है, किशोर किशोरी, वो एक सक्रिय नागरिक के रूप में निकल के आ पाए। और जब वो थोड़ा एक्टिव सिटीजन के रूप में निकल के आ पाएगा, सक्रिय ता उसमें दिखेगी, तो वो अपने आसपास के जितने मुद्दे हैं, चाहे हम सिकल सेल की बात करें, चाहे हम चाइल्ड मैरिज की बात करें, रोजगार की बात करें, वो उस पर ऑटोमेटिक खुद से भी काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमने काम करना शुरू किया। इसमें हम 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो कि हमारा मेडिकल एस्पेक्ट है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सिकल सेल की टेस्टिंग कर पाए, उनकी स्क्रीनिंग कर पाए। दूसरा है कि कैसे सिकल सेल पर लोगों को जागरूक कर सके, उनकी समझ बढ़ा सके, और जो पीड़ित है उसको कैसे अच्छा स्वास्थ्य ट्रीटमेंट मिल पाए। तो हम 2 प्रकार से ये डायग्नोसिस करते हैं। सबसे पहले हम सोलिबिलिटी करते हैं, उसके बाद हम जो पॉजिटिव आते हैं उनका इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से ये पता चल जाता है कि व्यक्ति ट्रेट है, वाहक है, या सिकल सेल डिसीज है। सिकल सेल एनीमिया बेसिकली 2 तरह के स्टेज होते हैं, एक ट्रेट होता है, डिसीज होता है। तो जो ट्रेट वाहक जो होता है, वो मतलब वो उस व्यक्ति को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह लाइफ सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जो डिसीज वाले पेशेंट होते हैं, लोग होते हैं, उनको खासकर बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा ही मौसम परिवर्तन होता है तो उनके स्वास्थ्य में प्रभाव होता है। बारिश में अगर वो भीग जाते हैं तो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो जितने भी ज़्यादा समय बीमार रहना और ज़्यादा पीलिया के लक्षण दिखाई देना, हाथ पैर जोड़ों में बहुत तीव्र दर्द होता है, तो वो लोग उनको बहुत केयर और देखभाल की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम उनकी पूरी काउंसलिंग करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया जो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये छूने से या फिर साथ में खाना खाने से या फिर साथ में रहने से ये नहीं फैलता है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और ये माता पिता से ही बच्चों को आता है। इन कामों में दिक्कतें तो ऐसे हमें ज़्यादातर जैसे जाते थे तो लोगों से मिल नहीं पाते थे। जैसे जाते थे तो लोग ज़्यादा थोड़ी देर बात करते थे और मतलब फिर चले जाते थे, सुनते नहीं थे ज़्यादा टाइम। यानी लड़कियां डर के मारे निकलती नहीं थी बाहर, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको सिकल सेल था, पहले किसी को पता नहीं था सिकल सेल के बारे में। मोहल्ले में सामुदायिक मीटिंग लगाते हैं और मीटिंग के माध्यम से हम इनको बताते हैं कि हम सिकल सेल एनीमिया पे काम करते हैं, इनकी जांच करेंगे। आप सरकारी अस्पताल में नहीं जा पाते, इसलिए हम गांव में आके कैंप लगाए। हम लोग मोबिलाइजेशन तो कर देते हैं, पर अधिकतर देखा जाए तो सिर्फ महिला या बच्चे ही आते हैं। किशोरियाँ भी बहुत कम आती है और जो पुरुष लोग रहते हैं वो भी बहुत कम आते थे, क्योंकि वो नहीं सोचते ना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो ज्यादा बीमार है ये उनके लिए है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति टेस्टिंग नहीं करवा सकता या जांच नहीं करवा सकता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं ठीक। बेसिकली अगर सिकल सेल एनीमिया को अगर हम देखें तो ये एक हेल्थ प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन ये एक सोशल इशू है, बहुत बड़ा सोशल इशू है। ये इकोनॉमिक इशू है और ये एक पॉलिटिकल इशू भी है, जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर हम सोशल इशू की बात करते हैं तो इसमें एक तो कि सिकल सेल एनीमिया को लेकर अगर है कि मैरिज काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, और वो मुझे लगता है कि करना इतना आसान भी नहीं है। दूसरा है कि ये SRHR का एक बड़ा मुद्दा है, जहाँ पर जो डायरेक्टली सिकल सेल एनीमिया से जुड़ता है वहाँ पर हमको काम करने की ज़रूरत है। अगर हम पॉलिटिकल की बात करते तो ये जो पूरा सिकल सेल एनीमिया है ये उन समुदाय का मुद्दा है जो एक तो बहुत हाशिए पर जी रहे हैं, दलित आदिवासियों का मुद्दा है, इसलिए इस पर कभी बात ही नहीं की गई है और अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इकोनॉमिक देखें तो क्योंकि जो सिकल सेल डिसीज या सिकल सेल से पीड़ित है व्यक्ति ज़्यादातर बीमार रहता है। मतलब कि अगर फैमिली में 10 लोग हैं और 10 में से 5 लोग सिकल सेल से पीड़ित है, तो उस परिवार के लिए मतलब स्वास्थ्य जहाँ देखभाल या फिर ट्रीटमेंट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर महीने उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित लोग भी यहाँ पर मुझे पाए गए, तो वहाँ पे उनसे जाके मिला, मैं उनसे बातें की, उनको बताया कि कैसे इस मतलब जो आप सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हो तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और अगर ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होती है तो क्या करना चाहिए। तो हम जानकारी दी कि ज़्यादा धूप में ना घूमें या फिर है तो भारी काम ना करें। पहले तो गांव में हम लोग जाते थे तो हमें इतना पता नहीं था कि गांव के लोग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। बहुत सारों ने हमें समस्या बताई कि दीदी हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, हम लोग नहीं जा पाते हैं या हमारे यहाँ पे साधन नहीं चलता है। अभी फिलहाल में हम लोग गांव में जाके सॉलिबिलिटी जांच कर रहे हैं। कैंप लगाते हैं, उनकी जांच करते हैं, जो पॉजिटिव आते हैं सिकल सेल तो उनको हम कार्ड देते हैं हमारे माध्यम से, और कार्ड पेशेंट को देके वो उनको बोलते हैं कि वो सरकारी अस्पताल में आए, उनसे वहाँ से गोली ले। सिकल सेल एनीमिया को स्पेशली ट्राइबल और हिली एरियाज में बहुत प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। प्रायोरिटी पे क्योंकि जितनी हम ट्राइबल एरिया की जो समस्याएं गिनाते हैं, जो मैं पहले गिना चुका हूँ, इन सब के पीछे सिकल सेल एनीमिया का बड़ा रोल है। तो जब हम ये चीज़ें खत्म करना चाह रहे हैं तो उससे पहले हमको सिकल सेल के बारे में सोचना ही पड़ेगा और उसके लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर हम सिकल सेल पे एक अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, टाइम पे इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं पेशेंट को, उसको हम हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए हम जो भी दवाइयाँ देते हैं वो हम दवाइयाँ देके उसको कम से कम एक कंफर्टेबल लाइफ हम दे सकते हैं। पॉलिसी तो ये होना चाहिए इसके लिए कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिकल सेल की लैब हो। मैरिज काउंसलिंग भी हमें बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये सोशल स्टिग्मा बन के और फिर अलग एक रूप इसका निकल के आए। चाइल्डहुड में इतना पता नहीं चल पाता है हमें, जब वो लड़कियां छोटी हैं कि ये सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं, लेकिन उनको वो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे कि वो थकान ज़्यादा हो रही है, खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, और हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो एक उस पर हमें पहले ध्यान देना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया के लिए हमें सोचना चाहिए। और जब एडोलेसेंट एज होता है तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है एडोलेसेंट एज में सिकल सेल एनीमिया को डिटेक्ट करना और ट्रीट करना, क्योंकि इस समय में मेंसेस आना चालू हो जाते हैं और ग्रोथ का टाइम होता है, जो कि अगर ग्रोथ यहीं रुक गई तो वो आगे उसको दिक्कत करेगा। और जब वो माँ बन रही है और उसके होने वाले बच्चे को भी क्या ये बीमारी हो सकती है या कितने % चांसेस हैं उसके बच्चे को ये बीमारी होने के, ये भी हमें दिमाग में रखना चाहिए और ये हम उस पेशेंट को बता सकते हैं और उसके आगे आने वाले जीवन को और उसके होने वाले बच्चे को भी हम सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं SBI फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रूमानी एक साथी हैं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये इशू बहुत ऐसे एरिया में रिकॉग्नाइज करवाया है जहाँ पर बड़े परसेंटेज में आदिवासी और दूसरी कम्युनिटी के साथी भी बहुत ही जूझ रहे थे इस पूरी परेशानी से। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश स्तर पे भी, खरगोन के स्तर पर भी एक कम्युनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो डॉक्टर्स की हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की हो, जो सिकल सेल एनीमिया पर मेडिकल प्रैक्टिसेस को और बढ़ावा दे पाए और उसके बहुत अच्छे सिस्टम के साथ में ग्राउंड लेवल तक वो काम कर पाए। एक और एस्पेक्ट जो मुझे लगता है, जो जेनेटिक काउंसलिंग की है, जो शायद हमारे देश में अभी बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं है, और मुझे लगता है कि उस पर कुछ इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी जोड़ने की ज़रूरत है इस प्रोग्राम के अंदर, और एक इंटीग्रेटेड, एक साथ मिलकर सिनर्जाइज होकर सिकल सेल एनीमिया पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, वही सिनर्जी का एक तरीके से फ्यूचर प्लान है हम लोगों का।